तो बच्चों कैसे हो सब कोई। चलिए अब चैप्टर हम लोग 6 स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर का नाम है अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका समाज से रिलेटेड है। जो भी अब हम लोग जो अपना अभिवृत्ति जो एटीट्यूड जो फॉर्मेशन करते हैं वो हमारे समाज से, सोसाइटी से हमारा ये चैप्टर का कहीं ना कहीं लेना देना है, जिसमें हम लोग सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना, अभिवृत्ति की प्रकृति, निर्माण, पूर्वाग्रह, पूर्वानियंत्रण, सामाजिक संज्ञान, स्कीमा, छवि निर्माण और दूसरों के मतलब समाज परोपकारी व्यवहार। ठीक है, तो इससे बहुत सवाल आते हैं बच्चों एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सब कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि क्या है सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना। सामाजिक व्यवहार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है तथा सामाजिक होने का आशय मात्र दूसरी की संगति में रहने से कहीं अधिक है। जो आपने जो कक्षा एवं 11वीं में पढ़ा है उसके आधार पर आपको यह याद होगा कि सामाजिक मनोविज्ञान उन सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है जो दूसरी की वास्तविक, कल्पित तथा अनुमानित परिस्थिति में घटित होता है। ठीक है, इस सरल पर उदाहरण पर विचार करें। यदि आपको एक कविता को याद करके उसका पाठ करना है तो ऐसा करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी जब जब आप यह कार्य स्वयं अकेले कर रहे होंगे। परंतु यदि इस कविता का पाठ जब आपको एक श्रोता समूह के समक्ष करना हो तो उसका निष्पादन प्रभावित होगा, क्योंकि तब आप एक सामाजिक परिस्थिति में होते हैं। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जब तक आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं पड़ता है, मतलब 15 अगस्त के दिन अगर एक मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल देते हैं कि एक ग्रुप है। आज मैंने आपको एक कहा कि सुनो बच्चों, आपको आज एक लेक्चर में मनोविज्ञान का समाज से संबंध वाला क्या संबंध है समाज से तुम्हारा मनोविज्ञान, इस पे तुम कल स्कूल में क्या करोगे, इसके टॉपिक के बारे में बच्चों को बताओगे। ठीक है, मैंने सभी को दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ अगले क्लास में बहुत बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे, मैम ने क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है ना कि तुमको पता है कि मैम अगर मैं ये नहीं भी करके जाता हूँ तो मैम कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो तुम उतना नहीं ध्यान दोगे। लेकिन मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दे दी कि 15 अगस्त के दिन जितने भी हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके बारे में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाषण देना है कि ताकि आपसे जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं 8, 9, 10, 11 वो क्या होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, हमारे देशभक्त के बारे में वो जानेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से तुम रिलेट कर रहे हो। तो अब तुमको लगा रहे 15 अगस्त के दिन तो सारे लोग होंगे, टीचर्स होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे, गांव के भी 4-5 लोग होंगे, माइक से तो आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। तो उसमें क्या करोगे ना कि तुम सामाजिक प्राभिता को देखोगे कि समाज के प्रति तुम अपना दृष्टिकोण देख रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दे दी गई है, तब तुम क्या करोगे कि तुम अपना भाषण भैया बहुत अच्छे से तैयार करके आओगे और तब तुम 15 अगस्त के दिन अपना भाषण दोगे। तो वो भाषण का याद करना और क्लास में लेक्चर का भाषण देना, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 15 अगस्त वाला भाषण। तो वही कह रहा है तुम्हारा कि समाज के सामने तुम अपना व्यवहार कैसे कर रहे हो, वही तुम्हारा सामाजिक व्यवहार है। ठीक है, यहाँ तक कि मात्रा की ये कल्पना करना भी लोग यद्यपि वे शारीरिक रूप से उपस्थित ना भी हो, आपको कविता की पाठ सुन ले रहे हो, आपके निष्पादन को परिवर्तित कर सकता है। वह मात्र एक उदाहरण है जो प्रदर्शित करता है कि कैसे हमारा सामाजिक परिवेश हमारे विचार, संवेग तथा व्यवहार को एक जटिल प्रक्रिया से तरीके से प्रभावित करता है। समाज मनोवैज्ञानिक विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तथा उनके आधारों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में के एक दृष्टिकोण या अभिप्रीति विकसित करते हैं। अभिप्रीति मतलब मैंने आपको क्या कहा, तुम एटीट्यूड का निर्माण कर रहे हो, किससे, समाज के प्रति,
ठीक है, समाज से सीखकर, समाज के साथ व्यवहार कर कर, समाज के साथ रहकर, उनकी बातों को स्वीकार करके, अच्छे बुरे चीज़ को परख कर तुम क्या कर रहे हो, अपने मन में, अपने दिमाग में एक एटीट्यूड विकसित कर रहे हो, ठीक है, जो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। जब हम लोग से मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तब उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है। इसे छवि निर्माण या इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए स्कूल में नई टीचर कोई आई हैं, तो उस नई टीचर के बारे में पहले तो आप नहीं जानते हैं, जब आपके वो क्लास में आती हैं, कुछ दिन बाद पढ़ाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि तुम्हारे अंदर निर्माण हो जाती है, जिसको कहा जाता है छवि निर्माण, ठीक है। हम यह जानने में भी रुचि रखते हैं कि लोग किसी विशेष प्रकार से ही व्यवहार क्यों करते हैं, अर्थात हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों का आरोपण भी करते हैं। यह प्रक्रिया गुणारोपण कही जाता है। प्रायः छवि निर्माण तथा गुणारोपण अभिवृत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं सामाजिक संसार के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उनकी व्याख्या करने के से संबंध मानसिक क्रियाओं या गतिविधियों के उदाहरण हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सामाजिक संज्ञान कहते हैं, सोशल कॉग्निशन। क्या कहते हैं, सोशल कॉग्निशन। इसके अतिरिक्त समाज संज्ञान को स्कीमा या अवंती मतलब स्कीमा नाम संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं जा सकती है। इनका बाह्य रूप से प्रदर्शित व्यवहारों के आधार पर अनुमान लगाना होता है। प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में सामाजिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कुछ और भी उदाहरण हैं। सामाजिक सुगमीकरण मतलब सोशल फैसिलिटेशन या इनहिबिटेशन, अर्थात दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन में सुधार या कमी, तथा समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर। देखो सिंपल सा चीज़ मैं तुम्हें समझा देती हूँ, जो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनो। देखो एटीट्यूड आपने सीख लिया कि समाज में रहकर क्या एटीट्यूड को अगर बारे में लिखेंगे, जो ये आपका पहला अभिवृत्ति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का है एक क्या, अभिवृत्ति। क्या है बच्चे, अभिवृत्ति, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक संज्ञान, ठीक है। और तीसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका क्या है, सामाजिक सुगमीकरण। और चौथा है आपका क्या, समाजोपकारी व्यवहार, ठीक है। देखिए ये 4 पॉइंट है जो आप अपने कॉपी में अभी लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर सभी को दिख रहा है। ये 4 पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखो और अपने शब्दों में इस किताब से पढ़कर अपने शब्दों में इसके बारे में अर्थ लिखिए कि अभिवृत्ति किसे कहते हैं, सामाजिक संज्ञान किसे कहते हैं, सामाजिक सुगमीकरण किसे कहते हैं और समाजोपकारी व्यवहार किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये चारों आपके इस किताब से मुख्यतः यही चारों चीज़ें हैं जो आगे चल के यही इलेबोरेट होती रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो अभिवृत्ति हमने पढ़ लिया कि क्या है। अभिवृत्ति हम क्या कह रहे हैं कि सामाजिक परिवेश में हमारे विचार, समझो एक समाज है, समाज में तुम्हारी परवरिश हो रही है, उस सामाजिक परिवेश में जिससे तुम विचार, संवेग तथा व्यवहार के जटिल तरीके सीखते हो, ठीक है ना। जो तुम व्यवहार सीख जाते हो उसका तुम व्याख्या करने का प्रयास करते हो, है ना। और सामाजिक प्रभाव के कारण ही लोग व्यक्ति के बारे में और से जुड़े और जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में क्या बनाते हैं, एक दृष्टिकोण बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है अभिवृत्ति।
समाज में शादी करना, ये क्या है? ये अभिवृत्ति का ही तो निर्माण किया है कि शादी होगा तो इसकी परिवार बढ़ेगी, इसकी अपना एक परिवार होगा। ये क्या हो गई? तुम्हारी अभिवृत्ति ही तो हो गई एक एक का शादी के प्रति, है ना? वही हो गया तुम्हारा क्या? सामाजिक संज्ञान, छवि निर्माण। वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं था, फिर भी अब मैंने तुम्हें बता दिया। छवि निर्माण मतलब ये होता है कि किसी खास व्यक्ति के प्रति तुम एक दृष्टिकोण बना ले रहे हो कि वो मैम हिस्ट्री बड़ी अच्छा पढ़ाती हैं, वो मैम साइकोलॉजी बड़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो एक श्वेता मैम के प्रति तुमने एक छवि निर्माण कर लिया, ठीक है ना, उनके कैरेक्टर के प्रति। अच्छा तो मैम साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, अच्छा तो मैम इंग्लिश भी पढ़ाती हैं, इस तरह से, ठीक है ना। अब हो गया तुम्हारा सामाजिक संज्ञान। सामाजिक संज्ञान क्या होता है कि देखो, सामाजिक संज्ञान में लिखा हुआ है कि ये तीनों प्रक्रियाएं संसार के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उनकी व्याख्या करने में मानसिक क्रियाओं या गतिविधियों के उदाहरण है, जिसे सामाजिक संज्ञान कहते हैं। सामाजिक संज्ञान मतलब सोशल कॉग्निशन, मतलब समाज के प्रति जो भी तुम हर चीज़ों से, जैसे कि एटीट्यूड, ठीक है, छवि निर्माण और तुम्हारा गुणारोपण, जो तुम क्या कह रहे हैं ना, किसी के व्यवहार के कारणों को आरोपण कर रहे हो, ये तीनों चीज़ से मिलकर तुम्हारा क्या बनता है? सामाजिक संज्ञान बनता है। अब एक चीज़ आती है तुम्हारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपको एमए, जब आप मास्टर ऑफ आर्ट्स में भी जाइएगा तो सामाजिक सुगमी, ये तो थोड़ा सा सिंपल सा चीज़ आया, उसमें जाइए तो बहुत ज़्यादा आएगा। सामाजिक सुगमीकरण मतलब ये होता है कि किसी के सामने, जैसे कि अभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको, मतलब जब आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक होता है ना, जैसे कि चलो 15 अगस्त का ही एग्ज़ाम ले लेते हैं, 26 जनवरी अब आने वाली है, 15 अगस्त तो ख़त्म हो गई, 26 जनवरी आने वाली। तो 26 जनवरी में क्या होगा कि स्टेज का अगर मान लो परफॉर्मेंस तुम कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर तुम्हें डर भी लगता है, तुम्हें डर लग रहा है, अरे हमको स्टेज से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो आपके साथ पता है दो चीज़ हो सकती हैं। या तो स्टेज पे तुम डर जाओ, या तो तुम दूसरों को देखकर, स्टेज के नीचे जितने लोग बैठे हैं उसको देखकर तुम्हारे परफॉर्मेंस में जो बढ़ोतरी होगी, वही होता है बेटा सामाजिक फैसिलिटेशन या इनहिबिटेशन। या तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे दूसरों की उपस्थिति में, नहीं तो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका हो जाएगा इनहिबिटेशन, अवरोध। या तो सामाजिक सुगमीकरण मतलब क्या कि दूसरों के सामने देखकर तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तुम्हारे परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, बिना डरे। दूसरी ओर तुम दूसरों को देखकर क्या कर रहे हो, तुम आपस में डर जा रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जा रहा है बेटा? सामाजिक अवरोध। सुगमीकरण और डैश में अवरोध भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक पर ये क्या है? समाजोपकारी व्यवहार। समाजोपकारी व्यवहार देखिए, आगे हम चले पढ़ते हैं, इसमें क्या है, किधर गया? हाँ देखो, एक ऐसा समाज प्रभाव के उदाहरण है जो संकटग्रस्त या ज़रूरतमंद है वैसे लोगों के प्रति ध्यान देना। अभी पता है, एक रील्स में मैं अक्सर देखती हूँ, वो एक व्यक्ति हैं जो रील्स में कहीं ना कहीं ज़्यादा वो नहीं देखती हूँ, जो लोग दो मतलब आलतू फालतू जो रील्स बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बताऊंगी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की सेवा के प्रति भावना रखते हैं, ठीक है ना। वो बारिश में देखते हैं कुछ लेडी, मतलब सब्जी उनकी ख़राब हो जा रही है, तो क्या करते हैं, वो सारा सब्जी खरीद लेते हैं और उसके 3 गुना 4 गुना दाम उस लेडी को दे देते हैं, ठीक है ना, उस जो सब्जी बेचने वाली जो महिला होती हैं उनको दे देते हैं। कोई बच्चे क्या होते हैं कि गाड़ी साफ़ करते रहते हैं रोड पर, तो उस बच्चे को बुला कर क्या करते हैं, उसके बहुत भरपेट उसे खाना खिलाते हैं, उसे कपड़ा पहनाते हैं, उसे चप्पल पहनाते हैं, कुछ पैसा देकर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी बाढ़ आई थी तो बाढ़ में वो घर घर जा जा के वो क्या कर रहे थे ना कि जाकर हेल्प कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, बर्तन दे रहे थे। तो ये सब जो लोग होते हैं ना बेटा, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपकी प्रो सोशल बिहेवियर, मतलब इसको क्या कहेंगे, सामाजिक परोपकारी व्यवहार, समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार करने वाले व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसी से आप समझ लेना, जो बिना स्वार्थ का किसी ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करता है, बिना किसी स्वार्थ का, उसे क्या कहते हैं? समाजोपकारी व्यवहार, ठीक है।
पूर्ण रूप से समझने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का सामाजिक व्यवहार दोनों अध्ययन करना आवश्यक है। समाज मनोवैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया है कि लोग स्वयं तथा दूसरों के विविध प्रकार के व्यवहार को किस रूप में देखते हैं तथा उसे क्या अर्थ निकालते हैं, यह समझने के लिए एक व्यक्ति को सामान्य बुद्धि, लोक बुद्धि से परे जाकर सोचना चाहिए। क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण वैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले तार्किक कार्य निर्माण संबंध को स्थापित करना संभव है। यह अध्याय उपरोक्त बिंदुओं के आधारभूत के, चलो छोड़ो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या क्या आपको पढ़ाया, देखिए ऊपर के क्लास में जितने भी हैं पॉइंट, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। जिसमें सबसे पहले आपका आएगा एटीट्यूड, मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में लिखना है आप लोगों को। छवि निर्माण क्वेश्चन नंबर 2, गुणारोपण क्वेश्चन नंबर 3। जो पहले लिखवाया है वो उसको भी तुमको फाड़ना नहीं है, उसको भी अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक सुगमीकरण या अवरोध क्वेश्चन नंबर 5। और फिर आपका आ गया क्या, प्रो सोशल बिहेवियर, समाजोपकारी व्यवहार। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी में लिखना है। छोटा छोटा पॉइंट देके इन सबों के बारे में दो दो पॉइंट देकर लिखिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास है अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक। देखो कुछ मिनट के लिए निम्नलिखित मानसिक अभ्यास कीजिए। स्वयं से आज आपने कितनी बार कहा है मेरी राय में, या दूसरों लोग ऐसा कह सकते हैं परंतु मैं अनुभव करता हूँ। मतलब इसको पॉइंट करो, मेरी राय में असम में बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। चलो दूसरे लोग ऐसा कह सकते हैं परंतु मैं अनुभव करता हूँ कि अभी भी देश में गरीबी है। क्या, तो इस तरह से क्या है कि तुमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने दिमाग में, समाज को देखकर, समाज में रहकर, समाज से प्रभावित होकर। देखो रिक्त स्थान में आप जो कुछ भी लिखते हैं उसे मत कहा जाता है। मत क्या कहा जाता है? मत, ठीक है। इस अभ्यास को आगे बढ़ाएं और विचार करें कि मत या विचार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ मतों की विषय वस्तु आपके लिए सामान्य औसत की महत्व हो सकती हैं, या आपके सोचने या विचार करने के मात्र तरीके हैं। दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण से सहमत हैं अथवा असहमत हैं, या आपके लिए विशेष महत्व नहीं रखता। सिंपल सी बात है, राजनीति, बिहार के बच्चे राजनीति में बड़ी आगे होते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, ठीक है। ये क्या है, ये दो ऐसे हमारे भारत के प्रमुख पार्टी के नेम हैं जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इससे रिलेटेड है। तो इससे जो तुम्हारी प्रकृति बन रही है, इससे जो तुम्हारी अभिवृत्ति बन रही है, उसी के तो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, है ना। यही तो तुम्हारा मत है, यही तो तुम्हारा विचार है। जो बीजेपी के जो सपोर्टर होते हैं वो बीजेपी के कार्य दिखाते हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं उसके कार्य को दिखाते हैं। तो यही तो तुम्हारा विचार है, यही तो तुम्हारा ओपिनियन है ना। यही तो चीज़ें तुम्हारी अभिवृत्ति विकसित कर रही हैं। अभिवृत्ति विकसित है तभी तो ये सब बातें तुम कर रहे हो। अभिवृत्ति विकसित किया तुमने छवि निर्माण विकसित किया, तुमने स्कीमा बनाया, तुम्हारे सामाजिक संज्ञान हुआ, है ना। तो यही सब तो तुम्हारा अभिवृत्ति की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि अभिवृत्ति क्या है, ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ साइकोलॉजी में लाया गया है। मतलब इसमें जितने भी शोध हुए हैं ये सब सामाजिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है। समझ में आया। साइंस को भी लाया गया है हमारे विश्व में, क्यों? क्योंकि वो भी एक क्या बोलते हैं, साइंटिफिक वे में सही है, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सही है। उसी तरह से सामाजिक मनोविज्ञान, जो सोशल साइकोलॉजी, ये समाज में आया हुआ है और आपके किताब में जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही मानी गई है, हर मायने पे खरी उतरी है, ठीक है ना। चलिए, यदि इन विषयों के बारे में आपके विचार या दृष्टिकोण का कोई विरोध करता है या उसे चुनौती देता है तो आप संवेगिक हो जाते हैं।
हो सकता है कि इनमें से कुछ दृष्टिकोण को आपने जीवन का हिस्सा बना लिया हो। दूसरे शब्दों में, यदि आपके दृष्टिकोण केवल विचार मात्र न हो, बल्कि इसमें सांवेगिक या क्रियात्मक घटक भी हो, तो दृष्टिकोण केवल मत नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ अधिक होते हैं। ये वस्तुतः अभिवृत्ति के उदाहरण हैं। ठीक है, अभिवृत्ति की सभी परिभाषाएं इस बिंदु पर एकमत है कि अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है, या यह किसी विषय, जैसे अभिवृत्ति विषय कहा जाता है, के संबंध में विचारों का एक पुंज है, जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता, सकारात्मक, नकारात्मक तथा तटस्थता का गुण पाई जाता है। इसमें सांवेगिक घटक होते हैं तथा अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति भी होती है। विचारपरक घटक को ध्यान से सुनो बच्चों, क्या बोल रही हूँ मैं। विचारपरक घटक को संज्ञानात्मक कहा जाता है। सांवेगिक घटक को क्या कहा जाता है, भावात्मक कहा जाता है। और तथा क्रिया करने की प्रवृत्ति को व्यवहार परक कहा जाता है। समझ में आया? क्या बोल रहा है कि अभिवृत्ति की परिभाषा मन की अवस्था है। यह किसी विचार का एक पुंज है, जिसकी मूल्यांकन परक विशेषता सकारात्मक, नकारात्मक या न्यूट्रल या तटस्थता का गुण पाया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे इसको हम लोग याद कर लेंगे किससे, इसको मैं मिटा देती हूँ। इसको हम याद करेंगे कैसे, अभिवृत्ति को, कि ये किस तरह से मिलकर बनता है। A B C। ए से आपका अफेक्टिव, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, ये अफेक्टिव आपका इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में ए को क्या कहेंगे, भावात्मक। बी से क्या हो गया आपका इंग्लिश में, बिहेवियरल। ठीक है, जिसको कहा जाएगा क्या, व्यवहार परक। और सी को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, कॉग्निटिव। याद कर लेना, ऐसे राइम्स की तरह से याद हो जाएगा। और हिंदी में कहेंगे बेटा संज्ञानात्मक। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने अभिवृत्ति को निर्माण किया है जो संबंधित है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, संक्षेप में इन तीनों घटकों, जैसे अंग्रेजी के नाम ABC कहा जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहार, ये देख लिए। ध्यान रखें कि अभिवृत्ति स्वयं में व्यवहार नहीं है, परंतु एक निश्चित प्रकार से व्यवहार या क्रिया करने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। ये संज्ञान के अंग है जो सांवेगिक घटक से युक्त होते हैं तथा इनका बाहर से प्रेक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अभिवृत्ति की दो अन्य घनिष्ठ हैं, संप्रत्यय, विश्वास और मूल्य। विश्वास है तभी तो तुम बीजेपी के भक्त हो, है ना। मूल्य है तभी तो तुम जानते हो ना, उसके वैल्यूज़ है ना आपके लाइफ में। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तुम लोग बताओ, अपनी पार्टी के क्या है कि जो भी है, देखो रूलिंग पार्टी है तो इज्जत तो करनी ही होती है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर चीज़ें जब आपको अच्छी ना लगे तो कहीं ना कहीं अपनी पक्ष भी रखना ही हमारी क्या है, लोकतांत्रिक हिस्सा है। तो क्या हो गई, ये हमारे विश्वास, ये हमारे मूल्य से विभेदित किया जाना चाहिए। विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिवृत्ति टिकी है, जैसे ईश्वर में विश्वास या राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास। समझ गए, अभिवृत्ति क्या है, पहला विश्वास, ठीक है। दूसरा मूल्य, इस विश्वास में क्या हो जाएगा कि तुम ईश्वर में यकीन करते हो, तुम किसी पार्टी में यकीन करते हो, विश्वास है तुम में। मूल्य क्या हो गई कि ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास जिसमें चाहिए का पक्ष निहित रहता है, जैसे आचारपरक या नैतिक मूल्य। एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, एक व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार सर्वोत्तम नीति है।
ऐसे विचार मूल्य के उदाहरण मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिप्रीति व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना कठिन है। समझ गए? इसको क्या चाहिए? चाहिए इसको ईमानदार चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको वो। इस तरह से तुम्हारा मूल्य है। अभिवृत्ति के किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? हम यह देखते हैं कि अभिवृत्ति वह पृष्ठभूमि का प्रदान करती है जो एक व्यक्ति को यह निर्णय करने में सुविधा प्रदान करती है कि नई परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है। उदाहरण के लिए विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति, उनसे मिलने पर हमें उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। मतलब आपको अपने टीचर से कैसी बात करनी है, इसकी अभिवृत्ति आपको होनी चाहिए। भावात्मक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहार परक घटक, मतलब ये क्या हैं? आपके अभिवृत्ति के घटक हैं, कंपोनेंट हैं। कि अतिरिक्त अभिवृत्तियाँ की और भी विशेषताएं हैं जो 4 है, जो क्या है आपकी? वैलेंस, कर्षण शक्ति, सकारात्मक या नकारात्मक, चरम सीमा मतलब एक्सट्रीमनेस, सरलता, ये हो गई चरम सीमा आपकी दूसरा। तीसरा हो गई आपकी सिंप्लिसिटी मतलब सरलता या जटिलता, और चौथा हो गई आपकी केंद्रिकता मतलब सेंट्रलिटी। ठीक है, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज। अगली क्लास में हम लोग कर्षण शक्ति पढ़ेंगे, चरम सीमा पढ़ेंगे, सरलता या जटिलता पढ़ेंगे, या केंद्रिकता पढ़ेंगे जो सेंट्रलिटी होगा। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान से पढ़ना है। और अब ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा नहीं, बड़ा है इसको, लेकिन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, और इससे बहुत सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, तो बेहतर होगा कि तुम लोग थोड़ा अभी से ही पढ़ने लिखना शुरू कर दो। एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कल हमारी क्या पढ़ाई होगी? कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। कल हो या परसों हो बेटा, कर्षण शक्ति से चरम सीमा, सरलता, और चौथा आगे होगा आपका केंद्रिकता। ठीक है, तो फिर से चलिए, फिर से बाय। अच्छे से पढ़ो आप लोग, ठीक है, और फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। You won't believe what happens on this app.